हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता। आज यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 का जो आपको एग्जाम 26 अप्रैल 2026 के है, इसके लिए हमने आकार आईएएस की टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट किया हुआ है। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है, इसमें हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह कितना है। मध्य प्रदेश की टोटल जो जनसंख्या है, इस टोटल जनसंख्या में पूछ रहा है कि कार्यशील जनसंख्या मध्य प्रदेश की कितनी है। बहुत अच्छी बात है ना। तो हम बात करेंगे, आपका ऑप्शन रहेगा 43.5, 43.5% जनसंख्या ऐसी है आपकी जो मध्य प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्यरत है। अब टोटल बात की जाए कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या है कितनी। अब मध्य प्रदेश में अगर हम जनसंख्या की बात की जाए, यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर 7,26,26,809 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनसंख्या है 7,26,26,809। अब जिसमें से पुरुषों की बात की जाए तो 3,76,12,306, महिलाएं 3,50,14,503 है। देश की कुल जनसंख्या का पूछा जाए कितना प्रतिशत है, पूरे देश की कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश में पूछा जाए कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे 6% है। कितना? 6% है। कभी आ जाए कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, क्या आ जाए कि भाई लिंगानुपात कितना है मध्य प्रदेश का, तो आप कहेंगे 931 है, 931 है। पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है, साक्षरता दर कितनी है प्रतिशत में, तो आप कहेंगे 69.3%। कितना है? 69.3% है। और कार्यशील जनसंख्या मध्य प्रदेश में 43.5 जो है प्रतिशत में है, तो 43.5% है। तो टोटल जो ओवरऑल एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन बन सकते थे, सारी बात की है। अब इसी तरह दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर उच्चतम से निम्नतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो उच्चतम से निम्नतम, हाई से लो की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार। तो आपका सबसे पहले इन सभी में इंदौर ही है, तो हम कहेंगे इंदौर। तीसरा वाले को मान लेते इंदौर। उसके बाद क्या आएगा, हम कहेंगे फिर आएगा जबलपुर। क्या आएगा? जबलपुर। तो भोपाल वाला ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब जबलपुर पहले में भी है, चलो भाई ठीक है। जबलपुर के बाद आपका क्या आएगा? सागर आएगा। क्या आएगा? सागर आएगा। तो यहाँ पर ये भी खत्म हो गया। तो अब लास्ट ऑप्शन ही बचता है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल। फिर उसके बाद आपका रीवा जो है आपके पॉपुलेशन में उच्चतम से निम्नतम है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है? इंदौर में है। और इस ऑप्शन में सबसे कम जो है आपकी रीवा में है। तो इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बात करेंगे। महान एल्यूमिनियम प्लांट पीथमपुर धार में अवस्थित है। क्या कह रहा है? एल्यूमिनियम प्लांट जो है पीथमपुर धार में अवस्थित है। क्या ये ऑप्शन सही है? तो हम कहेंगे भाई नहीं है ना। कहाँ पर है? तो कहेंगे सिंगरौली जिले में बरगमा के समीप महान एल्यूमिनियम प्लांट जो है लगा हुआ है। तो पीथमपुर धार में नहीं है। अब कहाँ पर है? सिंगरौली जिले में है। सिंगरौली जिले में है। और जिले की बात की जाए किस गांव के समीप में है, तो बरगवा। कौन सा है? बरगवा एक जगह है, उस बहस में ही आपका जो है एल्यूमिनियम प्लांट लगा हुआ है। तो सिंगरौली जिला याद कर लो। दूसरा कहता है यह एकीकृत एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। तो इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन जो गलत था मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित स्थान खदान है और जिला है, इनमें से मिलाना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हुए हैं। चलिए बात करेंगे। जैसे तुम दिया बोधीवर की बात किया है तो झाबुआ जिले में करेक्ट है। पिरोड़ी बालाघाट जिले में ये भी करेक्ट है। काचीडाना छिंदवाड़ा जिले में ये भी करेक्ट है। और गौसलपुर की बात किया तो कटनी जिले में ये भी। आपका ऑप्शन पहला वाला ही सही रहेगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि जबलपुर के उत्तर पूर्वी भाग में बिजावर सीरीज में किस प्रकार के लोहे एस्के के भंडार पाए जाते हैं। अच्छा, लोहे एस्के बहुत तरीके के पाए जाता है, हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, लेकिन क्वेश्चन की बात कर रहा है कि जबलपुर के जो नॉर्थ ईस्ट वाला भाग है, बिजावर शिरडी या बिजावर सीरीज या बिजावर पहाड़ी वाला जो भाग है, वहां पर कौन प्रकार के लोहे एस्के के भंडार जो है प्राप्त होते हैं। तो आपका कहना होगा यहाँ पर आपके कौन से हेमेटाइट लोहे एस्के के भंडार प्राप्त होते हैं। कैसे? हेमेटाइट लोहे एस्के के भंडार प्राप्त होते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद राज्य लोह एस्क में संपन्न नहीं रहा है ना। पहले था, जब छत्तीसगढ़ नहीं गठन हुआ था तो मध्य प्रदेश ही था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब मध्य प्रदेश राज्य लोह एस्क में अब संपन्न नहीं रहा है।
जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा जिलों में लौह अयस्क के संचय जो है प्राप्त होते हैं। उसी तरह खरगोन, सीधी, नरसिंहपुर, झाबुआ जिलों में भी कुछ मात्रा में आपका लौह अयस्क पाया जाता है। लेकिन जबलपुर का जो बिजावर सीरीज है, इसमें हेमेटाइट प्रकार का जो है आपका जबलपुर की संचय जो है प्राप्त देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है बेहर पठार बालाघाट जिले में अवस्थित है। क्या कह रहा है, जो बेहर पठार है वो बालाघाट जिले में अवस्थित है। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल बात ठीक है। बेहर पठार बालाघाट जिले में अवस्थित है। और किसके लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन याद रखना है, बॉक्साइड के लिए। किसके लिए? बॉक्साइड के लिए जो है जाना जाता है। दूसरा कथन कहता है इस पठार में प्रमुख रूप से मैग्नीज, अरे भाई पहले ही ऑप्शन बता दिया है, मैग्नीज तो गलत हो गया। केवल बॉक्साइड पठार के लिए ही जो है जाना जाता है, तो ऑप्शन जो है गलत हो गया आपका। तो यहाँ पर आप कहेंगे केवल पहला वाला ऑप्शन सही था, दूसरा वाला जो है ऑप्शन गलत था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनावरण जो है 20% से कम है? तो जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत में बात पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जहां पर जो वनावरण है वो 20% से कम है। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार अब भाई कौन सा है? तो आप कहेंगे इन सभी में अशोकनगर एक ऐसा जिला है जहां पर केवल 14.55% आपके वनावरण देखने को मिलता है। वहीं अलीराजपुर की बात की जाए तो अलीराजपुर में 22.32% वनावरण देखने को मिल जाता है। अनूपपुर में बात की जाए तो 22.92% वनावरण देखने को मिल जाता है। और देवास की बात की जाए तो 27.89% आपका वनावरण देखने को मिलता है। जबकि सबसे कम अशोकनगर जिले में केवल 14.55% वनावरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है? तो ऐसे कितने जिले हैं? आप कहेंगे ऐसे 9 जिले हैं। क्या 9 जिले आपको याद हैं? नहीं है, हम आज याद करवा देते हैं। जनसंख्या के आधार पर 10 बड़े जिले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन 20 लाख से अधिक जनसंख्या के क्रम में सिर्फ 9 जिले आते हैं। अब इनमें से सबसे पहले आप करो इंदौर याद। इंदौर के बाद कर लो कौन सा? जबलपुर। जबलपुर के बाद याद कर लो सागर। सागर के बाद बात की जाए तो भोपाल। भोपाल के बाद बात की जाए तो रीवा। रीवा के बाद बात की जाए तो सतना। सतना के बाद बात की जाए तो धार। और धार के बाद अगर बात करें तो छिंदवाड़ा। कौन सा? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के बाद बात करें तो ग्वालियर। और फिर अंतिम में आपका आ जाता है उज्जैन। कौन सा आ जाता है? उज्जैन। गिन लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। अब ध्यान रखना है उज्जैन में 20 लाख से कम है। क्यों? क्योंकि उज्जैन में 19,86,864 पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लगभग 20 लाख ही हो जाता है। तो इसलिए आप ग्वालियर तक आपके 20 लाख पाएंगे, उज्जैन में 19,86,000 है। तो एक मोटे मोटे आपको मैंने 10 जिले जो है बता दिए, प्रॉपर तरीके से 9 जिले हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा अपडेट है, हमारी इस चैनल पर और किस चीज की टेस्ट सीरीज लग रही है? तो MGICS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं। आकार कोचिंग की तो आप टेस्ट सीरीज अभी देख ही रहे हो। साथ में हमारे SGM सत्यमेव जयते की भी हम टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। और बहुत जल्द ही हम दृष्टि कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज को लाने वाले हैं। तो ये 4 कोचिंगों की तो वर्तमान में टेस्ट सीरीज लगी रही है। भविष्य में जैसे ही जनवरी फरवरी आने वाला महीना होगा तो हम निर्माण वगैरह की और कोचिंगों की हम स्टार्ट कर देंगे। हमारे चैनल पर पूरी बुक को कवर किया जा रहा है। अब भाई बुक सोच रहे हो कि बुक कौन सी? तो सबसे पहले तो एग्जाम पीरियड करंट अफेयर्स आती है, हम उसको कवर कर रहे हैं। सिलेक्शन तक की आपकी बुक आती है MPGK के लिए, उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं। परीक्षा धाम की हम अभी तक हाल में बहुत सारी बुकों को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी MPGK MCQ और आपका यूनिट 10 कवर हो रही है। एक चीज याद रखना है, परीक्षा धाम की न्यू बुक आपकी डिस्क्राइब वाली आने वाली है, MPGK की डिटेल सिलेक्टिव है ना, तो उसकी भी हम बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। और सिलेक्शन तक की MCQ भी आने वाली, उसकी भी हम वीडियो अपने चैनल पर लाएंगे। तो सारी किताबों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है। बाकी चीजें आप हमारे PDF वगैरह डाउनलोड करना हो तो हमारे UPSC नट नाम से ऐप है, इस ऐप से डाउनलोड जो है कर सकते हो, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र जो है कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? क्या पूछ रहे हैं? नहीं आता है। तो इनमें से आप छिंगन देवी आता है, दातला जमाई भी आता है, धमुआ कालीन छपार भी आता है। लेकिन बुड़ार की बात की जाए तो कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आपका B ऑप्शन जो है नहीं आता है, क्योंकि यह सुहागपुर बेसिन कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से? सुहागपुर कोयला बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका बुड़ार आता है, ना कि कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी 3 आपके ये कानन घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन असत्य है। अब पूछ रहा है असत्य का मतलब गलत कौन सा है, वन्यजीव अभ्यारण्य है और जिला है। अब इनमें से गलत है, कौन सा गलत है देख लेंगे। पनपथा कहाँ है, उमरिया जिले में है, ये तो करेक्ट है। गंगोह की बात किया तो पन्ना जिले में है, ये भी करेक्ट है। सिंघोरी की बात की जाए, सिंघोरी जो है सिंगरौली जिले में नहीं भाई, सिंघोरी अभ्यारण्य की बात की जाए तो रायसेन जिले में है। कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। अब प्रॉपर बात की जाए कहाँ पर है तो अब्दुल्लागंज में है। इसमें है अब्दुल्लागंज में। अब लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सर लिखते नहीं हो, आप कम कम लिखते हो। अब्दुल्लागंज जिले में है, तो अब्दुल्लागंज के रायसेन में आपको सिंघोरी आपका वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा। और बगदरा की बात किया तो सीधी जिले में है। तो पनपथा उमरिया में, गंगऊ पन्ना में, सिंघोरी अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में और बगदरा सीधी जिले में आपका जो है पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में खुले वन का प्रतिशत कितना है। खुले वन का पूछ रहा है ना। खुले वन का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो आप कहेंगे 11.85%। कितना, 11.85% जो है आपके खुले वन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विंड स्कॉर्पलैंड के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो विंड स्कॉर्पलैंड के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसके दक्षिणी हिस्से पर भांडेर का पठार है, करेक्ट है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबीरा का गुम्बद मिलता है, ये भी बात कहेंगे ठीक है। यहाँ की चोटियां 636 से लेकर 752 मीटर तक आपकी पहुंच जाती हैं, ऊंचाई पर है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी रहेगा क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके जो है विंड स्कॉर्पलैंड के बारे में सही है। ध्यान रखिए क्या है, सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपबेसिन क्षेत्र गंगा बेसिन का हिस्सा है। तो उपबेसिन क्षेत्र गंगा बेसिन का हिस्सा है। अब आप कहोगे सर इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो अब आप अगर मैंने सिलेक्शन तक जो बुक आपकी लगाई थी एमपीजीके की, उस बुक में आपने चैप्टर नंबर 6 को कवर किया है, आपको इसका सारी चीजें मिल गई होंगी। अब नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिएगा। उपबेसिन गंगा क्षेत्र बेसिन का हिस्सा कौन कौन आता है, तो आप कहेंगे टॉन्स आता है, सोन आता है और यमुना भी आता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है। तो बेलन नदी की बात की जा रही है, किसकी सहायक नदी है, तो कहेंगे टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स की सहायक नदी है और टॉन्स जो होती है कैमूर शिरडी में स्थित तमाशा कुंड से निकलती है। तमाशा कुंड के पास में ही नामक एक जलाशय है, वहां से इसका उद्गम होता है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई रीवा पठार पर यह बहती है और उत्तर पूर्व प्रवाहित होती हुई ही पहाड़ी को काटती हुई जलप्रपातों का निर्माण करती हुई यह नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में प्रवाहित हो जाती है या मिल जाती है, जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है इसको, क्या तमसा के नाम से भी जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य विकल्प है, मतलब कि गलत विकल्प इनमें से कौन सा है। वर्ष 2003 में सिंचाई का रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, भाई ये तो बात करेक्ट है। दिसंबर 2024 तक सिंचाई का रकबा 50 लाख हेक्टेयर हो गया, ये भी बात ठीक बात है। 2025-26 तक सिंचाई का रकबा 65 लाख होने की संभावना है, ये भी ठीक बात है। चौथा कहता है सरकार ने 2028-29 तक प्रदेश की क्षमता को 1.5 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, सरकार ने कितना, 1.5 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ है। कितना है, 1.5 ना होके केवल 1 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2028-29 तक, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए इनके मध्य मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षर जो है किए गए हैं। तो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए कौन किन राज्यों के बीच में आपका एग्रीमेंट किया गया, एमओयू किया गया है। आप कहेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य एवं केंद्र सरकार। तो राज्य पूछी जाए तो मध्य प्रदेश राजस्थान पे टिक लगा देना है, साथ में केंद्र सरकार ने भी इस पर जो है आपके हस्ताक्षर किए थे। इतरंगी दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है। इतरंगी दाबयुक्त सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है, किस जिले में प्रस्तावित है। आप कहेंगे सिंगरौली जिले में है, प्रस्तावित है। कितने करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, 1320 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। सिंगरौली जिले में है, बन रही है, विकसित हो रही है। ध्यान रखिए, वेरी इंपोर्टेंट है। वह कौन सा जिला है जिसकी 70% से अधिक भूमि का उपयोग कृषि के अंतर्गत किया जाता है। तो वह कौन सा जिला है, इनमें से राजगढ़ एक ऐसा जिला है जिसमें 70% से अधिक भूमि जो है आपकी कृषि के अंतर्गत जो है कार्य इसमें जो है किया जाता है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में शुद्ध कृषि भूमि का हिस्सा 2017-18 के संदर्भ में कितना है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में शुद्ध कृषि भूमि का हिस्सा की बात की जा रही है और 17-18 की ईयर है, इस संदर्भ में पूछ रहा है कितना है। आप कहेंगे 49.4% है।
कितना 49.4% है। अक्युमुलेट का चयन कीजिए। फसल समूही क्षेत्र है और जिला है, इनमें बात कर रहा है कौन सा इसमें ऑप्शन जो है आपका गलत है। चलिए बात कर लेते हैं। गेहूं सोयाबीन का जिला कौन सा है? मंदसौर जिला है, बिल्कुल बात ठीक है। गेहूं मक्का के लिए छिंदवाड़ा आपका फसल समूह है, ये भी ठीक है। सोयाबीन चना के लिए गुना जिला है, ये भी करेक्ट है। और कपास गेहूं की बात किया है तो सिवनी तो नहीं है। कपास गेहूं के लिए खरगोन जिला को जाना जाता है। कौन से? खरगोन जिला को जो है जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। चलिए बात करेंगे, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश में प्रथम शुगर मिल की स्थापना की बात की जा रही है, तो पहले तो ये याद करो कहाँ पर की गई थी। आपको याद रखना है, शुगर मिल जावरा शुगर मिल्स के नाम से रतलाम में की गई थी। कहाँ पर? रतलाम में की गई थी। अब कब की गई थी? तो 1934 में की गई थी। कब? 1934 में की गई थी। एक भोपाल शुगर मिल है जो कि सीहोर तथा जीवाजीराव शुगर मिल जो है मंदसौर में भी है, ध्यान रखना है। हालांकि प्रथम शुगर मिल की बात यहाँ पर की गई तो रतलाम में की गई थी 1934 में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ीदार वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के किन जिलों में आता है? तो बात ये की जा रही है कि जो झाड़ीदार वन है सबसे ज्यादा किस राज्य जिले में है और सबसे कम किस जिले में है, बात की जा रही है। तो मुरैना जिले में आप देखोगे सबसे ज्यादा है और हरदा जिले में देखोगे सबसे कम है। तो आप कहेंगे मुरैना का ज्यादा है झाड़ीदार वन और हरदा का जो है आपका कम है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी रिपोर्ट क्या रही है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला की बात की जा रही है, कौन सा है? तो आप कहेंगे उमरिया जिला है। कौन सा है? उमरिया जिला है। सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में कितना है? तो 54.95% है। अब इसमें बालाघाट की अगर बात की जाए तो 53.32% है। अगर वहीं बात करें श्योपुर की, तो श्योपुर इसमें नहीं है। हालांकि श्योपुर में जो है आपका एक सिक्योन से मैं आपको बता रहा था, श्योपुर में बात की जाए तो 51.59% है। ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पर सीधी की, कौन सा? सीधी डिस्ट्रिक्ट की, तो सीधी में आपका देखा जाए तो 4.81% है। तो उमरिया का सबसे ज्यादा है 54.95%। प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया है और लाभान्वित जिला है। किस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा जिला संबंधित है? चलिए बात करेंगे। जैसे सुकता जो है आपका, सुकता खंडवा जिले में। रनगवा की बात किया तो छतरपुर जिले से। माही की बात किया तो धार जिले से। और बारना की बात किया तो रायसेन जिले से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, आपका सी का पहला और डी का ऑप्शन जो आपका दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से विचार करें कौन सा ऑप्शन असत्य है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गलत ऑप्शन इनमें से जो है आपका कौन सा है। चलिए बात करेंगे। त्रिकूट पर्वत मेहर जिले में है। अब मेहर एक नया जिला हो गया है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। मेहर जिला चंगनवा जिला है। तो मेहर जिला चंगनवा जिला है क्या? अरे मेहरवा जिला चंगनवा नहीं है, मेहरवा जिला 55वें जिला के रूप में विख्यात है। तो हम कहेंगे बी ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पर 3 सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, बिल्कुल बात ठीक है। रिलायंस, कैमूर और केजीएस। तो आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में आला का तालाब भी स्थित है। तो बिल्कुल ठीक। तो ए, सी और डी ऑप्शन सही थे। त्रिकूट पर्वत मेहर जिले में है। यह मेहर राज्य जो है, मेहर जो है राज्य का 55वां जिला है। 3 सीमेंट फैक्ट्री यहाँ पर, जिसमें रिलायंस, कैमूर और केजीएस है। और त्रिकूट की तलहटी में आला का तालाब भी है। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी पहले तो है कौन सी? अगर ये पता चल गया तो हमें तो यही पता चल जाएगा कि भाई कौन सी नदी है। तो सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है मध्य प्रदेश में, जिसकी लंबाई की बात किया तो 1312 किलोमीटर है। ठीक बात है। दूसरी कौन सी है? चंबल नदी है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। सारे किलोमीटर में है, नहीं तो मीटर में लिख लो। चंबल नदी है। तीसरी आपकी कौन सी है? सोन नदी है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। चौथी आपकी बात किया तो ताप्ती नदी है, जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। पांचवी आपकी जो है बेतवा नदी है, जिसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। अब हमने पूछा था तीसरी सबसे बड़ी नदी का उद्गम, तो तीसरी कौन सी? सोन नदी है। अब सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के अनूपपुर से होता है। बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो गया। अब इनसे क्यों से याद कर लेना, चारों पांचों नदियों को, नर्मदा, गौरम्बल, सोन, ताप्ती और बेतवा। ठीक है। बात करेंगे हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना मंडीदीप रायसेन में कब स्थापित किया गया था? तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। 1977 में स्थापित किया गया था। किस सहयोगी देश के साथ किया गया था? अगर कभी ये क्वेश्चन बन जाए तो फ्रांस के साथ में, कसके फ्रांस के साथ में इसका जो है आपका स्थापित जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की खदानें मध्य प्रदेश के किन जिलों में है?
वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदानें मध्य प्रदेश के किन जिलों में है, पूछ रहा है। छिंदवाड़ा, बैतूल जिले में कहेंगे, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में जो है स्थित है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्यों चर्चा में है, क्योंकि हाल ही में मिनी रतन की श्रेणी 1 में क्या है, श्रेणी 1 के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड इसीलिए चर्चा में आ गई है, छिंदवाड़ा बैतूल में स्थापित है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2025 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा 2025 को। मनाया क्या जाएगा, मनाया गया है 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। बात की जाए असुमेलित का चयन कीजिए, मतलब एक गलत है, भौतिक प्रदेश है और सर्वोच्च चोटी है, कौन से प्रदेश की सर्वोच्च चोटी सही नहीं है। चलिए बात करेंगे, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिगार है। मैंने आपको सिलेक्शन तक जब बुक लगा रही थी तो उसमें बताया था, और एमसीक्यू में आपको हमने परीक्षा धाम में कराया था। मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी सिगार है। बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा है। रीवा पन्ना पठार की सद्भावना, जिसे गुडविल भी कहते हैं। और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी कौन सी है, चूलगिरी है क्या? अरे चूलगिरी नहीं है, तो चूलगिरी तो राजपीपला श्रेणी की है। चूलगिरी की बात किया तो राजपीपला श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन सतपुड़ा पर्वत की कौन सी चोटी है, तो आप कहेंगे कौन सी हो जाएगी, धूपगढ़ हो जाएगी। कौन सी, धूपगढ़ हो जाएगी, जो कि 1350 मीटर पर ऊंचाई पर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत था। सिल्क टेक पार्क कहाँ पर है? सिल्क टेक पार्क की भी बात की जा रही है तो पचमढ़ी में स्थित है। बहुत छोटा क्वेश्चन है। नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के कुल उपलब्ध बिजली क्षमता कितनी है? तो मध्य प्रदेश की 2024 तक मध्य प्रदेश में कुल उपलब्ध बिजली क्षमता की बात की जा रही है, कितनी है? ऑप्शन रहेगा आपकी 23,789 मेगावाट है। कितना है? 23,789 मेगावाट। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का स्रोत कौन सा है? तो सबसे ज्यादा स्रोत मध्य प्रदेश में कौन सा है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है 2024 तक का डेटा है कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सर्वाधिक बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। निम्नलिखित आधार पर कौन सा कूट जो है सही है? चलिए बात करेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें, इनमें से करेक्ट कौन सा है? जून 2023 से सभी कृषि उपभोक्ताओं को 12 घंटे प्रतिदिन बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जून 2013 से सभी कृषि उपभोक्ताओं को 12 घंटे प्रतिदिन नहीं है, बल्कि 10 घंटे है। कितना है? 10 घंटे जो है बिजली की उपलब्धता करवाई जाएगी। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कहता है कि जून 2016 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो 24 घंटे तो नहीं है, 24 घंटे जो है नहीं है, आपको इनको भी कितना है, 10 घंटे ही है। तो हम कहेंगे भाई ए भी गलत है, वो भी गलत है, तो आपके ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। डी ऑप्शन पर हम जो है यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत अनलिमिटेड स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु 10 हॉर्स पावर तक प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष की दर से क्या रुपए आएंगे? तो आपका ऑप्शन रहेगा 750 रुपए। कितना? 750 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित स्थापित जो बिजली क्षमता में द्वितीयक योगदान है, सबसे ज्यादा किसका है? तो द्वितीयक सर्वाधिक योगदान की बात की जा रही है, पवन ऊर्जा का आता है। किसका? पवन ऊर्जा का दूसरे नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? तो सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले चेतन सिंह सोलंकी की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? खरगोन जिले से हैं। कहां से? खरगोन जिले से इनका संबंध है, ध्यान रखिएगा। सोलंकी का जन्म मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निमित नामक एक छोटे से गांव में हुआ था, और प्रसिद्ध सौर वैज्ञानिक और आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सोलंकी को टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडिया टुडे में भारत का सौर पुरुष जो है कहा गया है। इसीलिए इनको सौर गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर गांधी के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो सोलर मैन ऑफ इंडिया चेतन सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से इनका संबंध है। बात करेंगे, कौन सी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो अगर बात करें, बीना नदी बेतवा की सहायक है, धसान भी है, जामनी भी है। गिरना नदी की बात की जाए तो गिरना नदी आपकी सहायक नदी बेतवा की नहीं है। ठीक है, अच्छा बेतवा को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की पूछा जाए क्या कहते हैं? बुंदेलखंड की कहेंगे जीवन रेखा। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं बेतवा नदी को। और बीना, दसान, जामनी जो नदियां हैं, इसकी सभी क्या हैं? इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती है। ठीक? मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ?
तो मध्य प्रदेश में पहली नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1953 से 54 में हुआ था और चंबल नदी पर पहली कौन सी चंबल नदी पर पहली नदी घाटी परियोजना जो है बनाई गई थी। पहले चरण में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मंदसौर में, फिर दूसरा चरण में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, तीसरा फिर जवाहर सागर बांध जो कि आपका राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा आपके इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें से एक आपका मध्य प्रदेश में है, 2 आपके कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर आपके राजस्थान में है। अशुमलित का चयन कीजिए, ताप विद्युत गिरह हैं और स्थान है, कौन सा यहाँ पर गलत है। बात करेंगे श्री सिंगा जी। श्री सिंगा जी डोंगलिया खंडवा में स्थित, करेक्ट है। संजय गांधी की बात की जाए, संजय गांधी आपका बिरसिंहपुर, बिरसिंहपुर शहडोल में नहीं है, बिरसिंहपुर आपके उमरिया में है। कहाँ पर, बिरसिंहपुर उमरिया में है, तो बी ऑप्शन गलत है आपका। सतपुड़ा आपका सरणी बैतूल में है, करेक्ट है। अमरकंटक चचाई अनूपपुर में, ये भी करेक्ट है। मवई औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में प्रस्तावित है। मवई औद्योगिक क्षेत्र की बात की जा रही है, किस जिले में है, तो मुरैना जिले में प्रस्तावित है। कहां पर, मुरैना जिले में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन के बारे में कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत इनमें से कौन सा है। मध्य प्रदेश में हीरा के मामले में पन्ना जो है देश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां हीरे का उत्खनन जो है किया जाता है, ये तो करेक्ट है। मध्य प्रदेश की हीरा पेटी विंध्यन शैल समूह के उत्तर में स्थित कगार के समानांतर फैली है, ये भी करेक्ट है। यहाँ पर किम्बरलाइट पाइप्स, कांग्लोमेरेट संस्तर, जलोढ़ बजरी में हीरा जो है पाया जाता है, ये भी करेक्ट है। यहाँ ये उत्खनन जो है राष्ट्रीय हीरा विकास निगम के द्वारा किया जाता है, नहीं गलत है। मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय खनिज, तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा जो है किया जाता है उत्खनन का कार्य, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के बारे में गलत कौन सा है, यह गुना जिले के विजयपुर में स्थापित है, ये तो करेक्ट है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1988 में की गई थी, ये भी सही है। यह इटली और फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया है, तो भाई ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इटली की सहायता से तो किया गया है, फ्रांस इसमें सहायता नहीं किया था, इसमें इटली ने सहायता की थी, प्लस इसमें यूएसए अमेरिका ने सहायता की, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि इसमें यूरिया का उत्पादन किया जाता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए, बी और डी सही थे, जबकि सी ऑप्शन गलत था, इटली और यूएसए इसमें सहायता की गई थी। प्रदेश के प्रथम सीमेंट कारखाना का संबंध बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, चलिए बात करेंगे। यह बामोर में स्थापित किया गया प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना, ठीक है। इसकी स्थापना 1925 नहीं है, 1922 में इसकी स्थापना को किया गया था, तो ऑप्शन बी वाला गलत हो गया। इसे एसोसिएटेड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी करेक्ट है। यह बामोर मुरैना जिले में स्थित है, ये भी ऑप्शन जो है सही है। बात करेंगे, बीना तेल रिफाइनरी किसकी सहायता से स्थापित की गई है। तो बीना तेल रिफाइनरी जो है आपकी, पहली बात तो ये की जाए कि लगी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है सागर जिले में लगी है। सागर जिले की बीना तहसील है, सागर जिले की बीना तहसील है, सागर जिले की बीना तहसील में बीना तेल रिफाइनरी लगाई गई है। अब पूछ रहा है किसकी सहायता से, तो ओमान की सहायता से इसको जो है लगाया गया है, ओमान की सहायता से लगाया गया है। भौगोलिक संकेतक है, मतलब कि जीआई टैग है, और दूसरा इसमें है संबंधित जिला, कौन सा जीआई टैग किस जिले से संबंधित है। बात की जाए चिन्नौर चावल की बात की तो बालाघाट से संबंधित है, रियावन लहसुन की बात की जाए तो रतलाम से संबंधित है, और रतलामी जो भी संबंधित है। पत्थर शिल्प की बात किया तो जबलपुर संबंधित है, और गजक की बात किया तो मुरैना जिले से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो पाए जाते हैं। तो किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में। कौन सा, उत्तर नॉर्थ वेस्ट वाला जो क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत लगभग कितना है। संरक्षित वनों का प्रतिशत कह रहा है 32.8% है, कितना 32.8% मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का प्रतिशत है। किसी सर्वप्रथम निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वनोपज का राष्ट्रीयकरण पूछ रहा है, किसका सबसे पहले किया गया था, आप कहेंगे तेंदुपत्ता। कब किया गया था, 1964 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था इसका। 1964 में तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया था। तो तेंदुपत्ता का 1964 में। गोंद हर्रा का पूछा जाए तो गोंद हर्रा का कहेंगे 1969 में, गोंद हर्रा का 1969 में जो है किया गया था। बांस का पूछा जाए, बांस का
तो बांस की बात करेंगे 1973 में और सलई का भी जो है 1973 में। बात करेंगे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो बात करेंगे इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के क्षरण की प्रक्रिया से होता है, तो ये तो सही बात है। इस मिट्टी में लोहे व चूने की अधिकता होती है, ये भी ठीक है। यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है, ये भी ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की अधिकता होती है, तो आपको ध्यान रखना है इस मिट्टी में क्या है, ह्यूमस की अधिकता होती है, भाई हम कहेंगे नहीं होती है, तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पर गलत है। हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन लघु वनोपज के अंतर्गत आता है। लघु वनोपज के अंतर्गत इनमें से तेंदुपत्ता, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी या फिर लकड़ी का कोयला, इनमें से लघु वनोपज के अंतर्गत क्या आता है, आपका ऑप्शन रहेगा तेंदुपत्ता आता है। लघु वनोपज के अंतर्गत जो है आपका तेंदुपत्ता जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का प्रयोग जो है या उपयोग किया जाता है, तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। कत्था बनाने के लिए खैर नाम की जो लकड़ी होती है, उस खैर नाम की लकड़ी का प्रयोग जो है किया जाता है। और खैर का जो कार्य है मध्य प्रदेश में कत्था निकालने के लिए खैरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। एक खैरवार जनजाति है, वह खैरवार जनजाति जो है कत्था निकालने का जो कार्य मध्य प्रदेश में करती है। कत्था का उत्पादन पान में स्वाद और रंग देने के लिए इस्तेमाल जो है किया जाता है। कहीं कहीं इसका औषधीय गुणों के लिए भी इसका जो है प्रयोग किया जाता है। आता है, अश्वमेध का चयन कीजिए, एक तरफ वृक्ष है और उसका उपयोग है, किस चीज का वृक्ष किस प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन एक इसमें से गलत है। बात करेंगे कौन सा गलत है। भिलावा की बात किया है तो स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, सही है। लाख की बात किया तो कृत्रिम आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है, सही है। हर्रा की बात किया तो चरम शोधन में उपयोग किया जाता है, ये भी ठीक है। महुआ की बात किया तो रंग निर्माण में महुआ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो महुआ का प्रयोग किया कहाँ किया जाता है, शराब एवं औषधीय बनाने में किया जाता है। कहां पर, शराब एवं औषधीय बनाने में, शराब एवं औषधीय बनाने में जो है आपका महुआ का प्रयोग जो है किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए विचार कर लेते हैं, है ना। विचार करने में आप लोग आगे भी हो। विचार करें, सागौन वृक्ष मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला वृक्ष है, तो सबसे ज्यादा कौन सा वृक्ष मध्य प्रदेश में सागौन पाया जाता है, बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है। इसका वैज्ञानिक नाम शौरिया रोबस्टा है। तो सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम शौरिया रोबस्टा नहीं होता है। पहली बात तो शौरिया रोबस्टा जिस वृक्ष का नाम होता है वो सालवन होते हैं। कौन से, सालवन होते हैं। अब सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी तो इंपोर्टेंट है। तो टेक्टोना, क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना जो ग्रैंडिस है वह आपके सागौन वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, जबकि शौरिया रोबस्टा आपके साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है। सागौन के वन मुक्ता काली मिट्टी जल निकासी अच्छी हो उस क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, तो ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन जो है गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के बारे में गलत ऑप्शन का चयन करना है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी एवं दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, बिल्कुल बात ठीक की जा रही है। ये मान लो सतपुड़ा श्रेणी है तो इसके उत्तर में कौन सी, भाई कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। और इसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल बात ठीक है, मध्य में आपका सतपुड़ा है। अब अच्छा, नर्मदा नदी के उत्तर में पूछा जाए कौन सा है, तो आप कह देंगे विंध्याचल है। कौन सा है, विंध्याचल है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में पूछा जाए तो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में कौन सा पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल बात ठीक बात है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का पश्चिमी भाग है। अरे भाई पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग है, तो आप कहेंगे पश्चिमी नहीं है बल्कि यह है पूर्वी भाग है, तो बी गलत हो गया। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी महादेव श्रेणी है, ये भी बात ठीक है। इस श्रेणी में मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11% भाग में फैली हुई है, ये बात भी ठीक है। तो आप कहेंगे महादेव में भी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो ए, सी और डी सही है, जबकि बी गलत था, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन प्रेस कर लो यार, नई वीडियो आती है नोटिफिकेशन मिल जाता है। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम यूपीएससी नट है। इसकी पीडीएफ वगैरह सारा आपको हमारे ऐप पर ही मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, अपडेट वहां पर आपको मिलते रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन सा नहीं है, भांडेर है, कैमूर है और मांडू है, धजारी नहीं है। क्या कहेंगे, धजारी चोटी जो है आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मालवा का है। कैसा है, मालवा पठार का हिस्सा है, ना कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है।
बात किया निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। बात बिल्कुल सही बात है। इसके लिए 14 जिलों से गुजरने वाली कर्क रेखा जिम्मेदार है। ये भी बात ठीक है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। मतलब कि ये मान लो बंगाल की अरब सागर हो गया, ये आपकी बंगाली खाड़ी, दोनों शाखाओं से मध्य प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है। बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों शाखाओं में सबसे ज्यादा किससे वर्षा प्राप्त होती है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोनों शाखाओं में सबसे ज्यादा वर्षा किस तट से प्राप्त होती है, आपकी बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से, बताइए। इन तीनों में ऑप्शन ने बात किया तो सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन जरूर बताना है, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो मानसूनी वर्षा के बारे में कहा रहा है कि राज्य में उत्तरी और पश्चिमी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। भाई साहब दक्षिण पूरब से, ये मान लेते हैं ये आपका मध्य प्रदेश है, मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है, ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अगर आप दक्षिण पूरब से जाओगे, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब से जाओगे और आप उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाओगे, जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती है, ना कि बढ़ती है। तो पहला वाला गलत हो गया। उत्तर पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः, अरे भाई अभी तो बताया घटती है, बढ़ती नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है, दोनों बात आपके गलत हैं। जबकि सबसे ज्यादा वर्षा जो है दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। कहां पर होती है, दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। ग्रीष्म द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की स्थिति कब निर्मित होती है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु की स्थिति कब निर्मित होती है, आपका इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सितंबर अक्टूबर माह में, सितंबर अक्टूबर माह का जो माह होता है, मंथ होता है, उसमें आपका द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के रूप में जो है जाना जाता है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। औसत वार्षिक वर्षा की बात की जा रही है मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर है। कितना है, 112 सेंटीमीटर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कौन सी है। जल विभाजक रेखा पूछी जाए तो क्या कहोगे, कौन सी, कितना है, तो आप कहेंगे 75 सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा है। समवर्ती रेखा कितनी है, अगर ये भी क्वेश्चन आए समवर्ती रेखा मध्य प्रदेश में कितनी है, तब आप क्या कहेंगे 125 सेंटीमीटर समवर्ती रेखा है। और औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है मध्य प्रदेश में, आप कहेंगे पचमढ़ी में होती है। कहां पर होती है, पचमढ़ी में होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और कभी पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहां होती है, तो भिंड में होती है। भिंड में भी किस जगह पर, तो गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है। परिवर्तनशीलता पूछ रहा है, सबसे कम कहां पर है, दक्षिण पूरब में देखोगे जहां वर्षा ज्यादा होती है वहीं परिवर्तनशीलता सबसे कम है। और सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता पूछा जाए कहां पर है, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिवर्तनशीलता है, सबसे कम परिवर्तनशीलता दक्षिण पूरब में है। वर्षा की मात्रा परिवर्तनशीलता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो वर्षा की मात्रा और परिवर्तनशीलता में विपरीत संबंध पाया जाता है। ऐसा विपरीत संबंध पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापांतर का जो माह है वो कौन सा है। सर्वाधिक तापांतर माह की बात की जा रही है, मार्च का महीना सबसे ज्यादा तापांतर महीने के रूप में जाना जाता है। कौन सा होता है, सबसे ज्यादा तापांतर महीना मार्च का महीना होता है। निम्नलिखित में से जनवरी माह में न्यूनतम तापमान किस स्थान पर होता है। न्यूनतम तापमान बिल्कुल लो टेम्परेचर किस स्थान पर होगा, तो आप इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ग्वालियर में देखोगे सबसे कम आपको टेम्परेचर मिलेगा। अब प्रॉपर तरीके से कभी आ जाए तो आपके देखोगे तो शिवपुरी में सबसे ठंडा स्थान है। सबसे गर्म स्थान कौन सा है, नौगांव, कहां पर है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में नौगांव है, वो आपका सबसे गर्म स्थान है। शिवपुरी सबसे ठंडा स्थान है। बात की जाए मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, शीत ऋतु को। अब शीत ऋतु को मध्य प्रदेश में पूछ रहा है क्या कहते हैं, हम कहेंगे सियाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाला कहते हैं। चौमासा कैसे कहते हैं, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में कहते हैं। और यूनाला मध्य प्रदेश में गर्मियों को कहते हैं और सियाला मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को कहते हैं। ये अलग अलग स्थानीय नाम है, इनको याद कर लो, एग्जाम में आ चुके हैं। मई माह में मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों का औसत मासिक तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंच जाता है, तो आप कहेंगे मई के महीने में 42 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ऊपर चला जाता है। 42 से 44 के बीच में देखने को मिलता है, जिसमें नौगांव सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु के बारे में असत्य कथन की बात कर रहा है, कौन सा है। यहाँ के उत्तर के मैदानी क्षेत्र में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, बात ठीक है, उत्तर वाला क्षेत्र महाद्वीपीय प्रकार की है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, मालवा पठार आता है। भाई सही बात है, भाई गलत है। उत्तर के मैदानी क्षेत्र जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की, इसके अंतर्गत बुंदेल का पठार आता है, बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन रीवा पन्ना का पठार आता है।
कौन सा, रीवा पन्ना का पठार आता है, मध्य भारत का पठार आता है, लेकिन मालवा का पठार नहीं आता है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। समुद्र से दूरी इसका मूल कारण है, ये भी बात ठीक है। गर्मियों में अधिक गर्मी, सर्दियों में अधिक सर्दी और वर्षा होती है इसकी न्यूनतम, इसकी विशेषता है, ये भी करेक्ट है। तो ए, सी और डी सही है, जबकि बी ऑप्शन यहां पर आपका गलत था। राज्य को कितनी प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है? तो राज्य को कितनी प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है? 80 से 90% वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। और जिसमें सबसे ज्यादा वर्षा कहां से प्राप्त होती है उसको मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इस माह में 21.1 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में बांटती है। मान लो ये मध्य प्रदेश है, इसको उत्तर एवं दक्षिण में बांट रही है। कौन सी रेखा? 21.1 डिग्री सेंटीग्रेड की रेखा बांट रही है। समताप रेखा किस माह में बांटती है? आप कहेंगे जनवरी के महीने में बांटती है। कब? जनवरी के माह में बांट देती है। थॉरनवॉट ने मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है? तो थॉरनवेट के अनुसार कहा जा रहा है कि 3 प्रकार की, कितने? 3 प्रकार की मध्य प्रदेश की जलवायु को बांटा गया है। अगर एक प्रकार की बात की जाए तो तर अल्पाद्र, कौन सी है? तर अल्पाद्र जलवायु आएगी। दूसरी बात की जाए तो शुष्क अल्पाद्र जलवायु आएगी। तीसरी बात की जाए तो अर्ध शुष्क जलवायु आएगी। तो आप कहेंगे 3 प्रकार की जलवायु में थॉर्नवेट ने बांटा है, तर अल्पाद्र जलवायु, शुष्क अल्पाद्र जलवायु, अर्ध शुष्क अल्पाद्र जलवायु। यहाँ पर खनिज है और संबंधित जिला है, कौन सा खनिज किस संबंधित जिला से संबंधित है? तो बात की जाए टंगस्टन की बात की जाए तो नर्मदापुरम है, हीरे की बात किया तो पन्ना है, रॉक फॉस्फेट झाबुआ में है और यूरेनियम आपके शहडोल जिले से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र क्रमशः कौन सा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र पूछा है क्रम में। तो सबसे बड़े की बात अगर आ जाए, सबसे बड़े की बात आ जाए तो आप कहेंगे सुहागपुर है। कौन सा है? सुहागपुर है, ध्यान रखिएगा, सुहागपुर है। और वहीं अगर बात की जाए सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहेंगे उमरिया है। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कोयला क्षेत्र हैं, जिसमें सुहागपुर सबसे बड़ा है और उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। बात की जाए मध्य प्रदेश में माइनिंग कॉन्क्लेव अक्टूबर 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? माइनिंग कॉन्क्लेव अक्टूबर 2024 का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। कहां पर? भोपाल में किया गया है, ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को खनन के लिए क्या करना है? संभावनाओं को अवगत कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा संचित भंडार गोंडवाना शैल समूह में पाया जाता है। उसी के तहत आपका जो कोयला सर्वाधिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? वो एंथ्रेसाइड कोयला होता है, इसको भी थोड़ा याद रखो। मध्य प्रदेश में किस खनिज के उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो कौन से खनिज के उत्पादन में इन सभी में आपका दूसरा स्थान है? चूना पत्थर में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश जो है सेकेंड स्थान पर है, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश में नवीनतम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? मध्य प्रदेश में जो नवीनतम हाल ही में खनिज नीति है किस वर्ष घोषित की गई है? तो आप कहेंगे 2010 में नवीनतम खनिज नीति को जो है घोषित किया गया था। जबकि मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति जो है आपकी 1995 में घोषित की थी। 1995 में घोषित जो है की थी। मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम कब स्थापित किया गया था? तो 1962 में स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां पर है? भोपाल में जो है आपका स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी मृदा नहीं पाई जाती? तो मध्य प्रदेश में आपकी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपकी जलोढ़ मृदा भी है, लेटेराइट है, लाल पीली है, मिश्रित भी है। शुष्क मृदा मध्य प्रदेश में जो है नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है उसका चयन करना है। चयन कर लेंगे इसका कि भाई मध्य प्रदेश का मुरैना जिला मृदापन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। बिल्कुल बात ठीक है। चंबल नदी भिंड मुरैना श्योपुर जिले में अवनलिका प्रदन का जो है मृदापन जो है करती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मिश्रित मिट्टी की बात की जा रही है, आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है, लाल पीली काली सभी रूपों का जो मिलता जुलता रूप है बुंदेलखंड क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मिट्टी का प्रतिशत भाग कितना है? तो 37%, कितना? 37% जो है लाल पीली मध्य प्रदेश में मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी की बात किया तो आर्कियन धारवाड़ गोंडवाना क्रम की
चट्टानों से, अपरदन से जो है इसका निर्माण होता है। और मध्य प्रदेश के यह पूर्वी भाग में पाई जाती है, अर्थात बघेलखंड क्षेत्र में। तो कभी आ जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाई जाती है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2011 से 1 से 11 के दौरान जनगणना 2011 के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर 20.35% है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बात की जाए गलत, इसमें से कौन सा है? तो गलत बात करें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश जो है 6वां स्थान है। बिल्कुल बात ठीक है, 6वां स्थान है। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 4 नगर हैं। तो आप कहेंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर है। उज्जैन नहीं आता है। देश की कुल जनसंख्या में लगभग 6% हिस्सेदारी मध्य प्रदेश की है, ये भी करेक्ट है। मध्य प्रदेश में पुरुषों की संख्या बात कराए कितनी है? 3,50,14,503 नहीं है आपकी, 3,76,12,306 आपके मध्य प्रदेश में मेल हैं, पुरुष हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात किया 3,50,14,503 आपकी फीमेल है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाने वाले जिले का समूह 2011 के अनुसार कौन सा है? तो आप कहेंगे इंदौर और अनूपपुर। इंदौर और अनूपपुर जो है सबसे ज्यादा वृद्धि दर्शाने वाला जिला इंदौर है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्शाने वाला जिला आपका अनूपपुर है। जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व प्रदर्शित करने वाले जिलों का समूह कौन सा है? न्यूनतम से बढ़ते क्रम में बताना है। तो न्यूनतम से बढ़ते क्रम में यहां पर बताना है, कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। तो न्यूनतम से बढ़ते हुए क्रम में आपका इस तरीके से बताएंगे, डिंडोरी में सबसे कम बढ़ा, फिर उससे ज्यादा श्योपुर, फिर उससे ज्यादा पन्ना में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब ऐसे कथन आते हैं ना तो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है ना, गलत हो जाते हैं। असत्य कथन कौन सा है? मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत 15.6% है। बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.1% है, ये भी बात ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है आपका जबलपुर है, ये भी ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका झाबुआ नहीं है। सर्वाधिक आपका यहां पर बात की जा रही है जिला झाबुआ नहीं है, फिर कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका जबलपुर हो गया, जबकि न्यूनतम आपका जो है अलीराजपुर है। कौन सा है? अलीराजपुर है। अलीराजपुर के बाद आपका झाबुआ का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। तो डी ऑप्शन गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात की जा रही है, अलीराजपुर का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है 978 है। कितना है? 978 है। डिंडोरी का पूछा जाए तो 970 है, मंडला का भी 970 है, बालाघाट का 967 है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान और जिला, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है इसकी बात करें। जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात किया तो शिवपुरी में है, कूनो की बात किया तो श्योपुर में है, पेंच की बात किया तो छिंदवाड़ा में है, और बांधवगढ़ की बात किया तो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देश का 58वां टाइगर रिजर्व जो है घोषित अभी हाल ही में किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो आप क्या कहेंगे? माधव राष्ट्रीय उद्यान। अभी ऊपर बता ही रहे थे, माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? अगर कभी ये पूछा जाए तो शिवपुरी जिले में स्थित है। किसमें? शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का 9वां एवं देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। देश का कौन सा है? 58वां है, और मध्य प्रदेश का कौन सा है? 9वें नंबर का है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी रामसर स्थल आर्द्र भूमियां हैं? तो मध्य प्रदेश में 5 आपकी आर्द्र भूमियां हैं, वेटलैंड है। अगर बात की जाए आप सबसे ज्यादा कहां पर है, तो भारत में कुल टोटल जो है जून 2025 के अनुसार 91 है, हालांकि भी चेंज भी हो चुकी है, शायद 97-98 हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और मध्य प्रदेश में बात कर रहे थे हम, 5 जो बात की जाए तो आपकी एक तो भोज वेटलैंड है, दूसरी आपकी सांक सागर है, तीसरी आपकी बात की जाए तो आपकी यशवंत सागर है, चौथी बात की जाए आपकी तो सिरपुर है, और 5वीं अगर आपकी बात की जाए तो आपकी तवा जलाशय है। कौन सी? तवा जलाशय है। ये आपकी 5 जो आर्द्र भूमियां हैं वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहां पर सत्य है? चलिए सही कथन की बात करेंगे। बिजावर उपक्रम धारवाड़ क्रम की चट्टानों का उपभाग है। क्या ये सही है?
हम कहेंगे भाई गलत हो जाएगा। क्यों? बिजावर उपक्रम जो है धारवाड़ चट्टान उपक्रम का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, तो गलत है। बिजावर उपक्रम महत्वपूर्ण खनिज हीरा की प्राप्ति होती है, ये बात ठीक है, केवल बी ऑप्शन सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की तीनों की संयुक्त रूप से कौन सी परियोजना है? इसका आंसर ज्यादातर लोगों को पता होगा, बाण सागर परियोजना है। कौन सी? बाण सागर परियोजना है। इंदिरा सागर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इंदिरा सागर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। कितनी है? 1000 मेगावाट है। किस जिले में है? खंडवा जिले में स्थित है। किसमें? खंडवा जिले में है स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना का संबंध कौन से असत्य है? तो विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? यह सिंगरौली जिले के बेठन में स्थित है, ये सही है। इसकी स्थापना अमेरिका के सहयोग से 1982 में की गई थी। तो इसकी स्थापना की बात की जा रही है 1982 में की गई थी, क्या ये सही है? ये तो बात ठीक है, ये तो बात ठीक है 1982 में, लेकिन अमेरिका के सहयोग से नहीं बल्कि रूस के सहयोग से की गई थी। किसके? रूस के सहयोग से की गई थी, बी ऑप्शन गलत है। इसकी जलापूर्ति जो है रेहंद बांध से होती है, ये भी सही बात है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4760 मेगावाट है, ये भी सही है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत के द्वारा होती है? मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है सबसे ज्यादा किस स्रोत से? कुएं एवं नलकूपों से होती है। कुएं एवं नलकूपों के द्वारा होती है, लगभग 67% सिंचाई होती है। मटियारी बांध किस नदी का बेसिन का हिस्सा है? तो मटियारी बांध परियोजना किस नदी बेसिन का हिस्सा है? कभी आ जाए आप कहेंगे नर्मदा नदी बेसिन का हिस्सा है। जिले की शुद्ध सिंचित क्षेत्र में तालाब के द्वारा सिंचित क्षेत्र की हिस्सेदारी के दृष्टिकोण से अग्रणी जिला इसमें से कौन सा है? तो अग्रणी जिला इनमें कौन सा है? आपका झाबुआ जिला है। जिले के शुद्ध सिंचित क्षेत्र में तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र से लगभग 16.69% जो है आपकी सिंचाई तालाब से की जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार औसत घनत्व के आधार पर कितने जिले अधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप कहेंगे 17 जिले। 17 जिले है जो है आपके अधिक घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जहां पर 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। 250 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? अरे ये तो कोई पूछने वाला क्वेश्चन थोड़ी ना होता, गेहूं है। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। अगर बात किया तो गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, मध्य गेहूं प्रदेश और चावल का प्रदेश। मैंने आपको पांचों बता दिए, पांचों आप लोग लिख लो, फिर से बोल देता हूं। गेहूं ज्वार क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, मध्य गेहूं प्रदेश एवं चावल का प्रदेश। अंतिम क्वेश्चन कौन सा गलत है? फसल है और जिला है, कौन सा फसल के जिले से संबंधित नहीं है? अफीम मंदसौर से संबंधित है, करेक्ट है। गांजा खंडवा संबंधित, करेक्ट है। तमाकू रीवा संबंधित है। राई सरसों की बात की जाए तो राई सरसों सिवनी से नहीं है, आपकी भिंड मुरैना से संबंधित है। इनसे भिंड मुरैना संबंधित है। भिंड मुरैना क्षेत्र को हांडी भी कहते हैं, सरसों की हांडी भी कहा जाता है, डी ऑप्शन गलत है। हमने यहाँ पर अपने आकार टेस्ट सीरीज के 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट जो है कर लिया है। इस चैनल पर मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल्स बुक की वीडियो लग रही हैं। एमपीपीएससी के लिए रामबाण आपका ये चैनल है, एक बार चैनल पर जाके विजिट करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हो। नंबर भी दिया हुआ है, कॉल करके अपना व्हाट्सएप वगैरह समाधान भी ले सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।